गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। देखो हमने कुछ टर्म्स सारी पढ़ चुके हैं जो पहले, ठीक है, बट आज हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस का भी हमें पता है, कंडक्टिविटी का भी हमें पता है, ठीक है, और आयनिक सॉल्यूशन मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करेंगे। तो कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? देखो बेटा, फिजिक्स के अंदर आप एक व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते थे। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता था कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते थे, जिसमें से हमारे पास क्या होता था, एक अननोन रेजिस्टेंस होता था, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता था, और 2 हमारे पास क्या होते थे, नॉन रेजिस्टेंस होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन रेजिस्टेंस को यहाँ पर इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज से रिप्रेजेंट करते। इसमें क्या होता था, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता था जो क्या करता था, नल पॉइंट को शो करता था कि जैसे ही आप करंट को पास करवाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि रेजिस्टेंस तो भाई वेरिएबल होगा, यानी कि रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा। कि यहाँ पर हमने क्या लगा दी, एक सेल लगा दी, ठीक है, सॉरी, इस तरह से एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव यहाँ पर आप की लगा सकते हो, ठीक है, ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या शो करता था, डिफ्लेक्शन शो करता था। मान लो मेरे पास ये रेजिस्टेंस अननोन है, जिसको R2 नाम दे देते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका सिंबल हम किससे डिनोट करते हैं, इस एरो से डिनोट करते हैं। R1 जो कि वेरिएबल है, R3 और R4 आपके पास नोन है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही करंट पास होगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो एक नल पॉइंट को शो करेगा बेटा, और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, R1/R2 विच इज इक्वल टू R3/R4। इट मीन्स यहाँ से R2 जो हमारे पास अननोन यानी कि रेजिस्टेंस था, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, R1 × R4/R3। अब देखो सबसे पहली बात की प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास फिजिक्स की बात करते तो ठीक है कि भाई ये वायर है, यानी कि रेजिस्टेंस लगा दी, ये वायर लगा दी गई है हमने। लेकिन जब हमारे पास वायर है ही नहीं, हमारे पास तो क्या है, आयनिक सॉल्यूशन। तो आयनिक सॉल्यूशन के केस में हम ऐसे रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया तो हमने कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लिया तो कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये आ गई ना कि इस केस में अगर हमारे पास क्या है, वायर था, वायर तो सिर्फ फिजिक्स के अंदर हो सकती है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर तो हमारे पास कैसा बेटा, आयनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से तो हम क्या नहीं कर सकते, वायर्स की फॉर्म में सॉल्यूशन को अरेंज नहीं कर सकते, और जिसके कारण हमारे पास क्या निकल के आ जाए, रेजिस्टेंस निकल के आ जाए, और रेजिस्टेंस निकल के आ जाए तो हम कंडक्टेंस निकाल सकें, ठीक है। तो 2-3 प्रॉब्लम थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सोल्व किया गया बेटा कि यहाँ पर देखो सबसे पहला काम कि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की बजाय क्या ली गई, एक कंडक्टिविटी सेल बनाई गई। क्या बनाई गई, कंडक्टिविटी सेल। अब कंडक्टिविटी सेल क्या थी, एक हमारे पास सील्ड ट्यूब ले ली गई। देखो बेटा डिजाइन तो आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हो। एक सील्ड ट्यूब ले ली गई, यानी कि बंद ट्यूब ले ली गई, और यहाँ पर क्या लगा दिया गया, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, और इस सील्ड ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया गया, सॉल्यूशन डाल दिया गया, और ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दी गई किसके थ्रू, कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टिंग वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया गया। साथ में क्या कर दिया गया, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इसको क्या कर दिया गया, एक जो ये अलग से सेल, इसमें हमारे पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, कि मान लो इसको इस फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हो आप। ये यहाँ पर थोड़ा बंद कर देना इसको, क्योंकि सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। आप इसी फॉर्म को देखो, जो ये इलेक्ट्रोड इस तरह से आपने इस स्पीकर में लिया, आप इस तरह से भी ले सकते हो। सेम केस इनको क्या कर सकते हो, वायर से कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या थी कि हम सॉल्यूशन को एक व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमने चेंज कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज को कंडक्टिविटी सेल। और कंडक्टिविटी सेल एक ऐसी सेल है बेटा जो एक
ग्लास की सील्ड ट्यूब है जिसके अंदर सॉल्यूशन को डिप कर दिया गया है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम ये आई कि अगर हम इसमें तो हम किसका यूज करते थे बेटा कि डीसी का यूज करते थे, डायरेक्ट करंट का। लेकिन डायरेक्ट करंट में तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो जाती है जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। और अगर इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रेजिस्टेंस वेरी करेगा यानी कि पोलराइजेशन इफेक्ट आ जाएगा। पोलराइजेशन इफेक्ट का मतलब कि हमारे पास इसके अंदर जो कैटायन और एनायन होंगे वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए कि पोलराइजेशन इफेक्ट ना हो तो हम डीसी को किससे चेंज कर देंगे, एसी से चेंज कर देंगे। और एसी आपके पास ऑडिबल रेंज के अंदर होनी चाहिए, है ना। मेनली हम जो लेते हैं 550 to 5000 साइकिल, ठीक है, पर सेकेंड। आप बोल सकते हो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि व्हीटस्टोन ब्रिज को कंडक्टिविटी सेल से चेंज कर दिया गया। सेकंड थिंग कि डीसी को किससे, अल्टरनेटिंग करंट से, ताकि पोलराइजेशन इफेक्ट ना हो। क्या ना हो, पोलराइजेशन इफेक्ट ना हो और हमारे पास रेजिस्टेंस वेरी ना करे। और रेजिस्टेंस देखो बेटा, अगर रेजिस्टेंस ही वेरी कर गया तो कंडक्टेंस अपने आप वेरी कर जाएगी, फिर हमारे पास एग्जैक्ट कंडक्टेंस नहीं आ पाएगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी ठीक है, चलो डीसी को एसी से कन्वर्ट कर दिया। बट अब दिक्कत क्या हुई कि जब हमारे पास डीसी था तो गैल्वेनोमीटर काम करता है, नल पॉइंट को शो करता है। बट जब एसी को यूज करोगे तो फिर हमारे पास वो नल पॉइंट शो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से फिर हमने क्या कहा कि गैल्वेनोमीटर को ईयरफोन से चेंज कर दो। किससे कर दो, ईयरफोन। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये नल पॉइंट को शो कर देगा इजली से, और आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा बेटा, उस सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। और जैसे ही सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी कंडक्टिविटी सेल का अरेंजमेंट करते हो, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड लगाओगे, देखो सबसे पहली बात तो हमने पोलराइजेशन इफेक्ट को बचने के लिए कहा है, तो यहाँ पर एक प्लेटिनियम की कोटिंग करवा देना। देखो अगर आपने प्लेटिनियम का ही इलेक्ट्रोड ले रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इफ इन एनी केस कि आपके पास प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड नहीं है तो आप उसके ऊपर क्या कर दो बेटा, कोटिंग करवा दो प्लेटिनियम की, ताकि यहाँ पर क्या ना हो, उसके पोलराइजेशन ना हो उसके, क्योंकि ये एक इनर्ट मेटल की तरह से काम करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह से काम करता है। तो यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट ऑफ आयंस तो होता रहेगा, बट डिपोजिशंस ऑफ द आयंस मीन्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर नहीं होगा। तो क्लियर है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले कि हमारे पास सॉल्यूशन के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज नहीं कर सकते, इस वजह से हमने किसका यूज किया है, कंडक्टिविटी सेल का यूज किया है। सेकंड थिंग कि इसके अंदर हम जब डीसी का यूज करते हैं तो वेरिएबल रेजिस्टेंस आता है, बट हमें यहाँ पर वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें फिक्स चाहिए। तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं कि डीसी को एसी से, और फिर जब एसी यूज करोगे तो गैल्वेनोमीटर काम करना बंद कर देगा, तो गैल्वेनोमीटर को हम किससे, ईयरफोन से चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी कैसे करोगे आप। देखो बेटा, वैसे तो आपको पता है कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी काप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी आपने देखा था R इंटू ए बाई एल। अब क्या कहता है कि हम यहाँ पर अगर इसका इन्वर्स लेना चाहें तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस इंटू L बाई ए, और जो L बाई ए है ना बेटा, इसको क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। तो ये कहता है कि अगर आपको कंडक्टेंस का पता है, सेल कांस्टेंट का पता है, तो आप इजीली से क्या कर सकते हो, कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो रेजिस्टेंस से तो कर सकते हो, ये तो पहले ही बता दिया मैंने। बट अगर आपको सेल कांस्टेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से डिनोट करते हैं, और जो किसके इक्वल है, L बाई ई। कांस्टेंट जब भी लेकर चलते हैं तो हम यूनिट कहते हैं कि वो कुछ होती ही नहीं कांस्टेंट की तो। बट यहाँ पर देखो ये सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स।
तो यहाँ पर सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है और वो यूनिट क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। इट मीन्स जो सेल कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने कंडक्टिविटी सेल ली है उसकी लेंथ क्या है और उसका एरिया क्या है। तो इस बात की गलती कभी मत करना कि सेल कांस्टेंट की यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन आ चुका है ये कि सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल और ए, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। बट हर ध्यान रखना बेटा कि हर जो भी कंडक्टिविटी सेल है आपके पास, उसकी लेंथ और एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेल का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सेल का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड सेल के अंदर हमारे पास आपको क्या क्या पता होगा कि आपके पास जो सेल कांस्टेंट है उसको निकालने, यानी कि पहले से ही फिक्स कर देते हैं हम कि सेल कांस्टेंट, देखो हर एक की लेंथ निकालोगे, एरिया निकालोगे, फिर उसका मेजरमेंट करोगे तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं आपको। ठीक है, तो इस वजह से हम पहले ही क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी निकालते हैं, सेल की कंडक्टिविटी निकालते हैं और कंडक्टेंस। अगर आपको कंडक्टेंस का पता है, कंडक्टिविटी का पता है, तो आप उसकी फिक्स रख सकते हो कि भाई इस सेल का कांस्टेंट ये है। और जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे, उस सेल को जब यूज करोगे, जो भी सेल आपने मान लो ली है, तो आपको उसको पहले से ही सेल कांस्टेंट का पता होगा, तो आप इजीली से कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी दे रखी है कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस दे रखा कंडक्टिविटी को, इफ इन एनी केस मान लो रेजिस्टेंस दे रखा, तो आपको पता है कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस। क्लियर।